हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो जो मैं फिजिक्स का जो आपका सीरीज है जिसका मैं कि लूसेंट से करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख रखा हूँ रेफरेंस लूसेंट है। टॉपिक वाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखिए टॉपिक वाइज करने से आपको ये बेनिफिट है कि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। 100% यहाँ से आप क्वेश्चन करके जाएंगे, क्योंकि जो लूसेंट बुक आप कवर कर लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी वरदान सिद्ध होता है एग्जाम में। और देखिए यहाँ वहाँ से आपको टॉपिक अगर करके एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखिए आजकल का डेट हो गया क्या, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तभी जाके आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। और कोई वीडियो यहाँ से देख लिए 10 क्वेश्चन साइंस के 10 क्वेश्चन उसके, तो इससे कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो आपका हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री भी करवा रहा हूँ। इस लगभग मैं यहाँ पे 7 वीडियो दे चुका हूँ। और जो आपका एनिशियंट हिस्ट्री है इस ये मैं लगभग मैं इसमें 12 वीडियो दे चुका हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हर विषय को कवर करें तो हमारे इस चैनल नोबल स्टडी वन को सब्सक्राइब करके और साथ के साथ आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है। बेल आइकन प्रेस करने से आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। ये दूसरा पहला क्वेश्चन में यहाँ पे जो कि मैं ये सीरीज है दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है फिजिक्स का। तो इससे पहले आपको पार्ट 1 दे चुका हूँ, इसी का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडी और भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है ना साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पूछा गया कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे है कि बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मैं यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ, न्यूमेरिकल चीज़ आपको लिख के इसलिए माइंड में एक इमेज बना देता हूँ ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप कम से कम वहाँ पे टिक तो लगा सके सही पर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग होता है। निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग होता है किस में होता है? निम्न तापमापी इंजनों का प्रयोग तो ये होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है आपका निम्न तापमापी इंजन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आंसर जरूर आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो देखिए किसी वस्तु का ताप जो होता है उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का सूचक है। क्या है? उसके अणुओं का उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का सूचक है किसी वस्तु का ताप। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? यहाँ पे ये आपको देना है। ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में फिजिक्स से बन जाता है। ठीक है, तो देखिए पानी का व्यवहार किस कारण से होता है, तो ये पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। क्या होता है? पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, इसीलिए गाड़ी के रेडिएटर में पानी यानी कि पानी का इस्तेमाल होता है, यानी वाटर का इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। अब ऊष्मा पर क्या होता है ये देखिए। देखिए अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। जहाँ से ज़्यादा ताप होगा वहाँ से कम ताप वाले वस्तु में ये तापमान आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। दिन की समय पृथ्वी समुद्र की जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो देखिए यहाँ पे जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होता है। क्या होता है? जल की ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होता है, इसी कारण जो है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है किसी वस्तु का ताप बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है उसमें ऊर्जा बढ़ जा गई। क्या होता है? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 8 नंबर पर। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। इस किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान? देखिए जल जो है इनमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है किसमें? जल में होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का।
इसमें पूछा गया जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, तो तब उसका अणु क्या होगा, अणु की चाल घट जाएगी। क्या होगा, अणु की चाल घट जाएगी। किसी वस्तु को गर्म करने पर ना उसकी अणु की चाल क्या होती है, तो अणु की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन है, जब ताप कम हो जाएगा तो उसकी अणु की चाल घट जाएगी। यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर उष्मा बढ़ा रहे हैं और उसमें जो ताप का खर्च होता है तो कितना होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। सॉरी, ये विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए बेल आइकन प्रेस करने से होता है कि बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कि बेल आइकन प्रेस नहीं किए, यहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो मिलता ही नहीं है। ठीक है, मैं हर दिन जो है कि 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक सुबह में एक शाम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया है, तो देखिए उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, ऐसा किसने समझाया या बताया है, तो ऐसा कहा है दोस्तों रमफोर्ड। रमफोर्ड ने बताया कि उष्मा क्या है, एक ऊर्जा का है। ठीक है, और इसका उदाहरण भी दिया है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसी विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए, कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए जो थर्मस फ्लास्क होता है उसके दीवारों पर जो है कलई किया जाता है। किस विधि को रोकने के लिए, तो ये होता है दोस्तों आपका विकिरण विधि को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। कौन रहा, बी ऑप्शन से। चलिए बढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया, यानी कि 2 बर्फ के टुकड़ा था, इनको क्या होता क्या, तो दोनों को आपस में घस कर पिघला दिया। तो ऐसा किसने किया था, तो ऐसा किया था दोस्तों आपका डेवी ने। किसने किया था, डेवी ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, किस कारण से चमकीली बनाया जाता है इसको, तो देखिए विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। क्या होता है, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए जो है थर्मस फ्लास्क की दीवारें चमकीली होती है या चमकीले बनाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, कितना मान होता है इसका, तो इसका जो मान होता है ये होता है दोस्तों ये देखिए 4.184 जूल है। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, 4.184 × 10⁻7 ये भी होता है, और 4186 जूल किलो जूल ये भी होता है। उपरोक्त सभी ये तीनों ऑप्शन जो है ना सही है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 16 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो थर्मस फ्लास्क में उष्मा का जो क्षय को रोका जा सकता है किस विधि से, तो ये रोका जाता है चलन संवहन व विकिरण दोनों से। चलन संवहन और विकिरण दोनों से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का, और ये फार्मूला से संबंधित है कि निम्न में से कौन सही है, इनमें से कौन सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए W/Q - J जो है ये सही है। क्या है, W/Q - J जो है ये सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है, इनमें से थर्मस फ्लास्क का जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो ये किया था डीवार ने। किसने किया था, डीवार ने किया था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन 19 नंबर का आएगा। तो ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि जब कुछ पानी की लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है, तो इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। क्या होता है,
यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, ठीक है ना, जैसे झरने से पानी वगैरह गिरता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 20 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? अधिक लगेगा, कम लगेगा, अंदाज लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो लगेगा दोस्तों 10 मिनट से कम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा हो चुका। अब जो लगेगा 10 मिनट से कम लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 90 से कितना हो रहा है? 80 हो रहा है, तो इसमें आपका कितना लग रहा है? तो इसमें आपका 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। जब ये 80 से 70 होगा तो ये 10 मिनट जो है कि इससे भी कम लगेगा, यानी कि कह सकते हैं 9 मिनट कुछ लगेगा, ठीक है ना। यहाँ तो ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये 21 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो देखिए उच्च हो सकता है, इसका क्या कारण है? तो उच्च होने का कारण है दोस्तों कि जो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्या होता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 22 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, तो देखिए ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। जब ताप में अंतर ज़्यादा ना हो तब न्यूटन का शीतलन नियम लागू हो सकता है, यानी ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कंडीशन ये है कि जब ताप में अंतर ज़्यादा ना हो, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? शीतकाल में हैंडपंप की पानी गर्म होता है क्यों? तो देखिए शीतकाल जो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ शीतकाल जो है, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को छोटा करता हूँ, है ना, तो ऑप्शन सारे आ जाएंगे। हाँ शीतकाल में जो है कि क्या होता है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्या होता है? पृथ्वी के भीतर, यानी कि पृथ्वी के जो भीतर का तापमान होता है वायुमंडल के तापमान अधिक होता है, इसलिए हैंडपंप का जब पानी चलाते हैं तो ये क्या होता है, गर्म निकलता है, और बाहर के पानी से जो गर्म निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ से पूछा गया है 24 नंबर में, स्टीफन का विकिरण नियम है। नियम एक फार्मूला है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा नियम यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए ई अल्फा अगर कहेंगे टी पावर टी, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर पे चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, फिजिक्स से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा आंसर दिखाई दे। चलिए किसी कृष्णा के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उससे परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। ये किसका नियम है ये बताना है। तो ये जो नियम है दोस्तों ये है स्टीफन का नियम। किसका नियम है? स्टीफन का नियम है। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, और इसमें पूछा गया है कि इनमें से उष्मा का मात्रक नहीं है। तो देखिए पहले जो उष्मा का मात्रक है उनको ढूंढ लीजिए। जूल है, कैलोरी है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, केल्विन कैलोरी है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? एक मिनट, कैलोरी भी है उष्मा का, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है? उष्मा का मात्रक नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही, याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है। उष्मा पूछा है, यहाँ ताप नहीं पूछा है, उष्मा पूछा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। यह नियम कौन सा नियम है? अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? तो यह नियम है किरचॉफ का नियम। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि ताप का एसआई मात्रक है, जो ताप है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक जो होता है ये आपका केल्विन होता है। याद रखिएगा केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति से एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो।
किस चीज़ से भरा हो, तो ये भरा होता है किस चीज़ से, ये भरा होता है ठंडे जल से। ठंडे जल से जब भरा होता है तो यहाँ पे वाष्प बनेगा चारों साइड। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 31 नंबर का, ठीक है 31 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का जो मान होता है ये होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.2 × 10⁻³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जूल में होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है सिंपल लैंग्वेज में, ये होता है इसका मीन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे पूछा गया है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, यानी गंभीर होता है। तो इसका क्या कारण है, तो देखिए जो यहाँ पे भाप का ताप बहुत अधिक होता है, नहीं भाप एक प्रकार का गैस है, नहीं एक ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, भाप का ताप बहुत अधिक होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी सी, भाप में गुप्त उष्मा होता है, यहाँ पे गुप्त उष्मा के कारण से जो है क्या होता है, तो हाथ जलने लगेगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है, तो यहाँ पर अधिक होने का कारण जो है ये है कि गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाता है। क्या होता है, गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे पूछा गया है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है, क्यों। ऊनी कपड़ा सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होता है, क्यों। तो इसका जो कारण है दोस्तों, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। कौन, ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा ताप का अधिक रोधक होते हैं, इसीलिए ये सूती कपड़ा के मुकाबले में गर्म होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर का। 1 मिनट, 35 नंबर का थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये रहा आपका 35 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। तो देखिए गर्मी अपने शरीर की ताप को कितना डिग्री तक बढ़ा सकता है, 42 डिग्री बढ़ाकर जो है कि गर्मी को सहन कर लेता है ऊँट। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 36 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्र के मुकाबले जो श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनते हैं हम लोग, ये शीतल या ठंडा क्यों होता है। तो इसका ठंडा होने का जो कारण है दोस्तों, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देता है। क्या करता है, परावर्तित कर देता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर का है दोस्तों। पूछा गया है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्यों। जो गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्यों। तो देखिए इसका जो प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या होता है, प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसी कारण से गैस तापमापी जो है द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, ठीक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों, ठीक है। तो देखिए सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय कर सुबह के समय सूरज के किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसी कारण से जो है सुबह का जो सूरज होता है तभी कम गर्मी लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 39 नंबर का। पूछा गया ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जिस सिद्धांत पर आधारित है वो देखिए दोस्तों सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। किसके, सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 40 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा क्या महसूस करते हैं इनमें से, तो जो है अधिक गर्मी महसूस करेंगे, ठीक है। कौन, अधिक गर्मी महसूस करेंगे, काला त्वचा वाले व्यक्ति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 41 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। जो अत्यधिक ऊंचे तापमान होता है, ताप होता है, उसकी माप किसमें की जाती है, तो उसकी माप जो की जाती है ये पूर्ण विकिरण उतापमापी से की जाती है। किससे, पूर्ण विकिरण उतापमापी से की जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 42 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो जो नीचे है ना, छाते का नीचे अगर काला रंग होगा
तो बेस्ट होगा, ठीक है। ऊपर में कौन सा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, ताकि उष्मा को ये रिटर्न कर दे, ठीक है ना, रिटर्न कर दे। चलो, और ये क्या काले क्या करे, उष्मा को अवशोषण कर ले, इसलिए छठा जो छाता है वो थोड़ा ठंडा महसूस होगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर व नीचे, ऊपर ऊपर काला नहीं, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, इस संयोजन अगर छाते का रहेगा तो काफ़ी भयंकर छाता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 243 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है स्टीफन के नियम पर आधारित। किसके नियम पर, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, देखिए शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्या होता है, शरीर की उष्मा को जो है बाहर जाने से रोकता है कपड़ा। क्या करता है, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इस तरह से हमारे शरीर को ये गर्म रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 45 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापी जाती है। तो दूर की वस्तु की जो ताप मापी जाती है दोस्तों, ये आपका पूर्ण विकिरण उतापमापी से मापी जाती है। पूर्ण विकिरण उतापमापी से मापी जाती है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो यहाँ अवरक्त किरण, कौन सा अवरक्त किरण जो होता है ये सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 47 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है। जो विकिरण पायरोमीटर है इससे कितना तक का ताप मापा जाता है, तो यहाँ से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी कि प्लस का मापा जाता है ना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। बहुत अच्छा चालक इनमें से है दोस्तों पारा। पारा क्या है, उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप जो मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के जो द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन द्वारा उष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 51 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित तापमापी से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। इनमें से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो देखिए पायरोमीटर जो कहा जाता है ये विकिरण तापमापी से कहा जाता है। किससे, विकिरण तापमापी से जो मापा जाता है इसे पायरोमीटर कहा जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 52 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो यहाँ पे समुद्र का पानी जो है इनमें से सबसे अच्छा उष्मा का सुचालक होगा। 52 का यहाँ जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा सही होगा, तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 53 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होता है। तो सेल्सियस मापक्रम में क्वथनांक और हिमांक जो होता है क्रमशः कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये क्वथनांक होता है, और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 54 नंबर का। यहाँ से पूछा गया यदि किसी धातु को खाना पकाने की बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा। तो यहाँ पे ताप चालकता क्या होगा, तो ये देखिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो ताप चालकता जो होगा कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि ताप को सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 56 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा। तो देखिए अगर कमरा बंद है और यहाँ पे एक फ़ैन चल रहा है, ठीक है,
तो ये कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, कमरे गर्म हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 57 नंबर का। पूछा गया केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए केल्विन मान पे जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 210 डिग्री केल्विन होता है। कितना, सॉरी 310, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 310 डिग्री केल्विन होता है। 57 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 58 नंबर का। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ ये रहा। चलिए, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीत हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से। ठीक है, अब देखिए जल का संघनता जो यहाँ पे उपरोक्त बर्फ जो है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, ये सही है क्या। तो इन क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा, तो ये देखिए बर्फ जो है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, बर्फ क्या होता है, उष्मा के कुचालक होता है। यहाँ पे अगर बर्फ का परत बनी हुई है और नीचे अगर पानी है तो ये पानी नहीं जमेगा। ऊपर वाला पानी जम जाने के पहले अगर जम जाता है तो नीचे वाला पानी इसीलिए नहीं जमेगा। बर्फ क्या होता है, बर्फ जो है उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, और यहाँ से ये वापस लौट जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 56 नंबर का, सॉरी 59 नंबर का। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, देखिए पाठ्यांक इन दोनों का जो वैल्यू होगा एक ही होगा। तो ये कितना तापमान पर, तो ये आपका जो है कि -40 डिग्री पर ये दोनों सामान्य हो जाएगा। कौन सा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 60 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि ठंड के दिनों में लोहे की गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूते हैं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों। देखिए लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। ठीक है, लकड़ी की तुलना लोहा का उष्मा चालक नहीं। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होगा। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है, ऐसा नहीं। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का चालक होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 61 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि न्यूनतम ताप संभव है, न्यूनतम ताप संभव है। तो न्यूनतम ताप जो संभव होता है ये आपका -273 डिग्री सेल्सियस इतना तक संभव है न्यूनतम ताप। ठीक है, सेल्सियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़िया प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 62 नंबर का। यहाँ से पूछा गया बोलोमीटर मापन एक युक्ति है। ये जो बोलोमीटर मापन है युक्ति है, किसका मापने के लिए है, तो ये है आपका उष्मीय विकिरण मापने के लिए। क्या, उष्मीय विकिरण मापने के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 63 नंबर का। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री एफ है, यानी फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा, तो उस वस्तु का ताप जो होगा दोस्तों यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये फार्मूला मैंने एक वीडियो में बताया हूँ दोस्तों, मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसमें फार्मूला ही डिस्कस किया था। इसका फार्मूला होता है कन्वर्ट करने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 64 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगा। चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता से अपेक्षा क्या होगा, तो इसकी चालकता कितना होगा, तो इसकी चालकता जो उष्मीय, सॉरी इनमें से कोई नहीं, बराबर होती, अधिक होती है। चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता से अधिक होगी। किसका होगा, चांदी की अधिक होगा। किसका, चांदी की अधिक होगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों यहाँ पे 65 नंबर का। पूछा गया है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। अगर सेल्सियस पे 0 डिग्री है, सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा, तो ये भी फार्मूला से ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 32 डिग्री। कितना होगा, 32 डिग्री होगा। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 66 नंबर का। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए उष्मा का जल, पारा। पारा यहाँ पे सबसे उपयुक्त होगा। अगर पारा नहीं रहता तब जल होता, लेकिन यहाँ पे पारा दिया हुआ है तो पारा जो है कि उष्मा का अच्छा क्या है, चालक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 66 का कौन सा, डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 67 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों
कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री F यानी फ़ारेनहाइट इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा। तो सेल्सियस में जो तापक्रम होगा ये कितना होगा 36.89 होगा। वो फार्मूला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है वो भी। ठीक है, यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 68 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें मध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है। कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण की गति नहीं करते हैं, यानी कण गति नहीं करते हैं, तो ये कौन सा विधि होगा। तो ये विधि है आपका विकिरण विधि। विकिरण विधि में जो है इसका कण क्या होता है, कण जो है गति नहीं करता, यानी गति मूव नहीं करता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि 69 नंबर क्वेश्चन कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होगा। तो उबलते पानी का दाब कितना होगा। तो उबलते पानी का जो दाब होगा ये होगा दोस्तों 212 डिग्री F, यानी कि इसका इतना तापमान होगा। किस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये 70 नंबर का। ऊष्मा के हस्तांतरण किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी गति है। तो यहाँ पे जो विकिरण वाला है, विकिरण वाला, ठीक है ना, विकिरण वाला जो है कि इसमें क्या होता है, इसका कण गति नहीं करते हैं। कौन सा, विकिरण वाला, ठीक है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 71 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। तो देखिए क्वथनांक जो है, तो मसूरी में जो है कितना होगा। तो मसूरी थोड़ा ठंडा है, तो क्या है, मसूरी ठंडा है, तो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा दोस्तों 100 डिग्री से कम। जहाँ का गर्म ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, क्वथनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे ठंड होता है वहाँ का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन 72 नंबर पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 72 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो ये आती है विकिरण के माध्यम से। किस माध्यम से, विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा कि 73 नंबर में एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सी है तथा उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो ये आपका कितना होगा, 140 डिग्री F होगा। 140 डिग्री F होगा। फार्मूला याद कर लीजिएगा उस वीडियो देख के। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 74 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। तो देखिए विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है किन विधि से होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें होता है संवहन के कारण। किसके कारण, संवहन के कारण। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 75 नंबर का। इसमें पूछा गया कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है यहाँ पे अप्रॉक्स में बताना है। तो अप्रॉक्स में यहाँ पे 98.F होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा, सी ऑप्शन सही है 75 का। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 76 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि द्रव तथा गैस ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। यहाँ पे एक पूछा है द्रव, दूसरा है गैस। इसमें जो है ऊष्मा का अंतरण किस विधि से होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें जो होगा, इनमें संवहन विधि से होता है। किस में होता है, संवहन विधि से होता है। ठीक है, द्रव और गैस में ऊष्मा का अंतरण, हस्तांतरण। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का है। पूछा गया तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जल का जो प्रयोग किया जाता है इसका क्या कारण है ये बताना है। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्या होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 78 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। किस में नहीं जाते हैं, तो यहाँ देखिए 78 का। तो यहाँ चालन विधि में नहीं जाते हैं, विकिरण विधि में जाता है, संवहन विधि में जाता है। जो चालन विधि है यहाँ पे क्या होगा, एक अणु
दूसरा अणु, एक अणु जो दूसरे अणु के पास स्वयं नहीं जाते हैं, ठीक है ना, चालन विधि में। ऑप्शन याद रखिएगा सी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर का है। पूछा गया कि धातु की चायदानियों में लकड़ी की हैंडल क्यों लगाया जाता है। धातु की चायदानियों में हैंडल लकड़ी का क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, लकड़ी जो है उष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण से अगर हम लकड़ी का हैंडल पकड़ेंगे तो ये हमको आराम महसूस होगा। अगर ये लोहा का देते, धातु का देते तो गर्म लगेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। देखिए, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंड होने पर संकुचित हो जाती है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा दो पटरियों के बीच देखेंगे जब ज्वाइंट करता है तो इस तरह से हल्का सा ऐसे छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से इसको छोड़ा जाता है, ठीक है। अगर गर्म हो जाएगा और गर्मी के दिनों में तो क्या होगा, ये फैल जाएगा और टूट भी सकता है, इसी कारण से थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर लाए, तो हमारे इस चैनल नोबल HD1 को यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।